मध्य पाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण काल के फिर निम्न पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। ये क्या है, इसी के एक क्रम है। तो इसके क्रम के अंतर्गत जो मनुष्य ने अपने को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो निरंतर औजारों का प्रयोग किया है, वो औजारों को किस किस बेस के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया, तो उनको लेकर के जब निरंतर प्रयास किए तो इस हिसाब से उन्होंने अपने जीवन को सर्वाइव किया। तो वही निरंतर जब प्रयास करते रहे तो उनकी अपनी एक जीवन शैली रही है, तो जीवन शैली के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने को विकास किया है, राइट। तो इनके जो औजार रहे हैं, इन औजारों पे देखा हो आपने कि जो हमारे यहाँ पे कुछ जब निरंतर देखा जाए तो इसके लेकर खोजें होने लगी। तो खोजों को लेकर देखा जाए तो पूरा एक अपना भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, निरंतर इसी पे कार्य करता है, राइट। इसी पे जहाँ खनन वगैरह होता है वहां जानकारी मिलती है, उसकी डाटा जुटाता है, उससे संबंधित जानकारी है, उसकी बहुत सारी तकनीकें हैं। वो तकनीकों के माध्यम से देखा हो कार्बन डेटिंग जो है, उससे जो कार्बन 14 होता है, एक कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 से प्रयोग करके अर्धायु निकालते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो जानकारी करते हैं कि ये व्यक्ति किस मानव सभ्यता से रहा, किस स्थान से रहा, या मतलब स्थान की तो जानकारी मिल जाती है, लेकिन ये पूर्वज रहे किस समय के रहे, किस वंश किसे मतलब कि किस काल के रहे हैं, मध्य पाषाण काल के हैं कि पुरा पाषाण काल के हैं, या किसी निम्न पाषाण काल के हैं। तो इस पे आधार के देख करके कार्बन डेटिंग का प्रयोग करके वो उस अनुसार क्या है वो अपनी एज को निकाल लेते हैं। तो इसमें आपने देखा हो कि जो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे पाषाण काल की जानकारी में, उन्होंने एक देखा हो जो एक लिंग क्षेत्र पड़ता है, लिंग क्षेत्र देखा हुआ अपने कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, वो कर्नाटक वाले में देखे हो कि वहां पे मिला था तीर के फलक, राइट। वो उसकी खोज किसने की थी, प्राइमरोज ने की थी। प्राइमरोज जो थे वो पहले विद्वान थे, एक पहले विद्वान थे प्राइमरोज, उन्होंने की थी। कर्नाटक में एक क्षेत्र पड़ता है लिंग क्षेत्र पर, उसमें तीर के फलक और छुरा उनको प्राप्त हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि वो फलकों का प्रयोग किस प्रकार से करते थे, तीरों के माध्यम से, राइट। वो किसके माध्यम से, तीरों के माध्यम से प्रयोग करते थे। तो धीरे धीरे इनका एक विकास क्रम रहा। तो फिर 1853 में लिखते चलिए एक बार, जैसे एक बार हम इसको पूरा डायमेंशन बना लेते हैं। जैसे कि जो पाषाण काल है, ओके, जो पाषाण काल है, इसी पाषाण काल के समय में जो एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था प्राइम रोज। जो प्राइम रोज एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक इनको क्या मिला था, इनको मिला था तीर और फलक के कुछ छुरा मिले थे सबसे पहले 1842 में। तो 1842 ईडी में इन्हें तीर और फलक, तीर तीर के वो फलक के जो फलक, तीर के जो फलक हैं, मतलब कि जो फलक हुआ करते थे जैसे पत्थर से काट के, जो पत्थर जब तोड़ते थे तो उसका जो छोटा हिस्सा था वो फलक नुमा होता था। तो उससे क्या है कि ये तीर बना लेते थे, मतलब कि उसे घिस घिस कर तीर बनाते थे, ताकि वो क्या करें, आसानी से जानवरों को मार सकें। तो उससे संबंधित उनको क्या मिला था, प्राइम रोज को तीर का एक फलक मिला था। और ये कहाँ मिला था, कर्नाटक का एक क्षेत्र है, कर्नाटक का एक क्षेत्र है, कर्नाटक का एक क्षेत्र है, एक द्वाब वाला क्षेत्र है, लिंक्स सुपर क्षेत्र, एक द्वाब का क्षेत्र है, आप नोट डाउन करते रहिए साथ में, लिंक्स सुपर क्षेत्र। इस क्षेत्र में देखा गया कि जो प्राइम रोज थे वहां जानकारी जुटा रहे थे, वहां पे जैसे खनन चला तो जो जानकारी जुटा रहे थे। तो 1842 से एडी की बात है, और वहां पे जो तीर का फलक है, इसको हम आगे डिटेल से समझाएंगे, फलक क्या होता है, क्रोड क्या होता है, और फलक से कौन से औजार बनते हैं और वो औजारों को कहाँ प्रयोग करते हैं, आगे डिटेल समझाएंगे। अभी हम ओवरव्यू बना लेते हैं, राइट। तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, समझने में थोड़ा साधारणता मिलेगी। तो हम समझाने का यही है कि थोड़ा ओवरव्यू बनाते जाएंगे तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तुम समझते हैं कि जो तीर का फलक था वो कहाँ मिला था, कर्नाटक में मिला था, दोआब वाला एक क्षेत्र पड़ता है। दोआब का मतलब होता है दो नदियों का एक बीच का क्षेत्र और एक हरी भरी भूमि होती है, एक खादर क्षेत्र होता है। तो उस क्षेत्र में क्या मिला था, तीर का फलक मिला था, और प्राइम रोज को 1842 एडी में, राइट। फिर आगे चल के जैसे और भी जानकारी मिली, फिर 1853 में देखा जाए तो 1853 में टी नरसिंहपुर एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पे उन्होंने वहां पे भी देखा जाए तो जॉन इमोस थे, जॉन इमोस ने वहां पे देखा जाए तो पूरा पाषाण काल में कच्चे औजार भी मिले हैं, राइट। फिर 1853 एडी में जो ब्रोस फुट रहे हैं, राइट, तो उनको भी देखा जाए तो पुराना जो मद्रास है अभी वर्तमान का चेन्नई, तो वहां भी देखा जाए तो जो क्षेत्र पड़ता है पल्लवरम क्षेत्र,
वहां पे हस्त कुठार, हाथ की जैसे हस्त कुठार भी मिले हैं, हम आगे बताएंगे, चलो पहले लिखते जाओ। जो एक 1853 एडी में, 1853 एडी में एक वैज्ञानिक रहे थे, उनका नाम था जॉन इमोस। जॉन इमोस जो वैज्ञानिक थे, राइट, तो इनको क्या मिला था, कच्चे औजार मिले थे। जैसे कि कच्चे औजार में जो प्रयोग हुआ करते थे, क्वार्टजाइट के जो पत्थर हुआ करते थे, एक प्रकार से कच्चे औजार ही माने, क्योंकि पत्थर हमारा जो होता है ये कोई लोहा नहीं होता है, ये क्वार्टजाइट प्रकार का पत्थर होता है, उसी से जो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते हैं, उनको हम अभी डिटेल से समझाएंगे कैसे पत्थर होते हैं। तो इनको क्या मिला था, कच्चे पत्थर के औजार मिले थे। ओके, ये जो कच्चे पत्थर के औजार मिले थे, ये कौन सा क्षेत्र में मिले थे, इन्हें मिले थे जो टी नरसिंहपुर क्षेत्र पड़ता है, टी नरसिंहपुर क्षेत्र में इनको मिले थे, राइट। तो आप लिख सकते हो टी नरसिंहपुर क्षेत्र। ठीक है, धीरे धीरे जैसे और भी जैसे जब निरंतर जानकारी मिलती गई, डाटा जुटाया गया उनके बारे में, तो फिर धीरे धीरे और भी जानकारी मिली। जैसे 1863 में आप जो ब्रोसफोर्ड थे उनको जानकारी मिली, तो 1863 में जो ब्रोसफोर्ड थे, राइट, इनको भी जानकारी मिली। इनको कहाँ जानकारी मिली, तो जो पुराना मद्रास है, जो दक्षिण भारत का पुराना मद्रास देखा जाए, जो वर्तमान में चेन्नई है, तो उस क्षेत्र में इनको क्या मिला था, उस क्षेत्र में देखा जाए तो एक क्षेत्र पड़ता है पल्लवरमपुरम। जो पल्लवपुरम है, ये आप लिखते जाना, जो पल्लवरमपुरम, ये पल्लवरमपुरम में एक क्षेत्र पड़ता है। उस क्षेत्र में देखा जाए तो हस्त कोठार मिला था, हस्त कोठार। हस्त कोठार आपने देखा हो, जो हस्त कोठार था एक प्रकार का, देखा जाए तो इसे वर्तमान कुल्हाड़ी बोलते हैं, लेकिन ये बेसिकली देखा जाए तो जो वर्तमान में जो कुल्हाड़ी होती है, ये कुल्हाड़ी इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। तो ये देखा जाए तो इसमें ये बेसल नहीं, बेसल लगा होता है कुल्हाड़ी में, लेकिन जब इनके समय में ये बेसल नहीं हुआ करता था, तो ये क्या करते थे, जो हस्त कोठार था इस प्रकार का, देखना इस प्रकार का, इस प्रकार का पैना, इस प्रकार का हस्त कोठार था, और ये थोड़ा यहाँ पतला हुआ करता था, तो इससे ये जो पैना हुआ करता था यहाँ पे, तो इससे ये क्या करते थे, मारते थे। तो इससे क्या करते थे, ये जानवरों को मारते थे, तो इसको बोलते थे हस्त कोठार। तो इस हस्त कोठार का भी ये प्रयोग करते थे। तो ये किसे मिला है, ये मिला है ब्रोसफोर्ड वैज्ञानिक, जो 1863 एडी में, जो पल्लमपुरम एक क्षेत्र पड़ता है हमारा, जो मद्रास का है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु वाला क्षेत्र में पड़ता है, चेन्नई में, तो वहां का जो क्षेत्र पल्लमपुरम, वहां पे ये हस्त कोठार मिला था, राइट है। तो देखा गया कि जो ये ब्रोसफोर्ड थे, इन्होंने देखा जाए तो साथ ही साथ जो ब्रोसफोर्ड थे, ये ऐसे वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही क्या किया था, जो हमारा जो पाषाण काल है इसको दो भागों में विभाजित किया था। जो ब्रोसफोर्ड थे, इन्होंने पाषाण काल को दो भागों में विभाजित किया था। एक किया था इन्होंने पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, राइट, और नवपाषाण काल। आगे चलकर दो वैज्ञानिक आते हैं जिसको इन्हें मध्य पाषाण काल में विभाजित करते हैं, 2000 टाइम का जो पीरियड रहता है, उनका नाम था वर्किन एंड टाट। भी हम आगे बताएंगे, तब आप नोट डाउन कर लेना, अभी थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक ऐसे रहे हैं ब्रोसफोर्ड, जिन्होंने पाषाण काल को दो भागों में विभाजित किया था, पुरा पाषाण काल और एवं नवपाषाण काल। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पूरा पाषाण काल एक प्रकार का ऐसा पाषाण काल हुआ करता जो हिमयुग था। हिमयुग यानी कि बर्फबारी, यानी कि हिमयुग चल रहा था, जिसमें देखा जाए तो एक शीतलन प्रदेश ऐसा क्षेत्र पड़ता था, मतलब ठंडक का क्षेत्र रहता था हिमयुग। वहां पे जो क्या होते थे, जो पर्वत हुआ करते थे, उनका निरंतर क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। तो ऐसा युग चल रहा था पूरा पाषाण काल में। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वहां पे ये लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या अपना स्थानांतरण करते रहते थे, और हथियारों का प्रयोग करते थे, बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग करते थे, और उससे क्या करते थे, ये वहां के जानवर जो हुआ करते थे उनको मारते थे, खाते थे। तो यही चीज है कि उन्होंने जब निरंतर किया गया, और यहाँ पे देखा जाए तो कोई ऐसा कृषि पशुपालन कुछ देखने को नहीं मिलता है, ना ही ये अपने को कहीं गुफाओं में कुछ इनको देखने नहीं मिलता, केवल भटकते ही रहते थे, राइट। तो नवपाषाण काल एक ऐसा पाषाण काल था, ये वाला आगे हम क्लियर करेंगे। जो नवपाषाण काल था, इसमें तो
पशुपालन, कृषि देखने को मिलती है, संस्कृति देखने को मिलती है, राइट, सभ्यता देखने को मिलती है। तो ये वाला एक जो काल है ये उष्ण काल था। ये कैसा काल था? उष्ण। यानी कि ये वाला जो काल था ये हिमयुग से संबंधित था। ओके, और ये जो काल था नवपाषाण वाला ये उष्ण काल था। इसे दो भागों में विभाजित किया था ब्रूस ने। ओके, तो आप ये नोट डाउन करते जाए ना, क्योंकि आगे चल के भी दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको। तो इस प्रकार समझ सकते हो। इसी आगे आगे जब और जानकारी मिली तो और जानकारी में जैसे विलियम किंग रहे हैं, विलियम किंग रहे, इन्होंने भी देखा जाए तो अतिरम एक पक्कम दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे इनको भी एक हस्त कोठार मिला था। तो विलियम जो किंग थे, विलियम किंग, विलियम किंग 1884 में, राइट, तो इनको भी दक्षिण भारत ही में, दक्षिण भारत में एक क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र का नाम है अतरम पक्कम, अतरम पक्कम। जो अतरम पक्कम क्षेत्र था, इस क्षेत्र में इन्हें भी क्या मिला था? हस्त कुठार। कुठार का तो मतलब आप समझते ही हो ना, हाथों से प्रयोग किए जाने वाला एक पत्थर का ऐसा औजार हुआ करता था, जिसकी ऊपर से पतला और नीचे से थोड़ा पैना था, जिसको हमने अभी अभी एग्जाम्पल में बताया था किस प्रकार का था। तो उससे प्रयोग करते थे। तो इन्हें भी क्या मिला था? हस्त कुठार मिला था। और ब्रुसफुट को भी क्या मिला था? ब्रुसफुट को भी क्या मिला था? हस्त कुठारी मिला था। तो आप समझ सकते हो कि जो हमारे आदिमानव थे, हमारे जो प्राचीन जो प्राइमेट्स थे, वो किस प्रकार का प्रयोग करते थे, किन कौन हथियारों का प्रयोग करते थे? बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग करते थे। उसमें आपने देखा होगा क्वार्टज पत्थर था, इसका प्रयोग करते थे। क्वार्टज पत्थर तो अभी हम आपको डिटेल से समझाएंगे क्वार्टज पत्थर क्या होता है, राइट। वो नदियों में देखा हुआ आपने मिलता है, ठीक है। तो हस्त कुठार का प्रयोग करते थे। फिर इसी में और भी देखा जाए तो इसी समय में देखा जाए तो जो पुरापाषाण काल था, इसी पुरापाषाण काल में देखा जाए तो जो होमोसेम्पियंस भारत मतलब मानव आया था, होमोसेम्पियंस आज के 30,000 साल पहले आया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मनुष्य आज के कई हजार साल पहले होमोसेम्पियंस था, तो 30,000 पहले होमोसेम्पियंस था। और ये एक विकसित मानव था, यानी इसकी बुद्धि का विकास था, राइट। लेकिन इसने आपकी खोज वगैरह जो जानी थी, ये जानी थी मध्य पाषाण काल में। इसके पुरापाषाण में आपकी खोज की कोई ऐसे सोर्स नहीं मिलते हैं। तो समझ सकते हो कि जो पुरापाषाण काल था वो पुरापाषाण प्रागैतिहासिक काल से था। तो प्रागैतिहासिक जो काल है वो पूरा पूरा किस पे डिपेंड है? वो पूरा है पुरातात्विक स्रोत पे। यानी कि जो चीज हमें मिली है, जो हमको मिली है, पुरातात्विक सोर्स पे ही निर्भर था, राइट। लेकिन उनको क्या है, वो हमारे पास मिली है, लेकिन धीरे धीरे उसमें कोई प्रकार के ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जिसको हम समझ पाते या पढ़ पाते, ठीक है। ऐसी कोई साहित्यिक जानकारी नहीं मिलती है, ऐसी कोई साहित्यिक जानकारी नहीं मिलती। साहित्यिक जानकारी जो हमें मिलती है, उनकी जीवन शैली से जुड़ी साहित्यिक जानकारी जो मिलती है, वो मिलती है आदि ऐतिहासिक काल से। जो आदि ऐतिहासिक काल है वहां से मुझे साहित्यिक जानकारी मिलती है, लेकिन वो साहित्यिक जानकारी को हम पढ़ नहीं पाए। यहाँ से कोई साहित्यिक जानकारी नहीं मिलती है। प्रागैतिहासिक काल जो पुरापाषाण काल से जुड़ा हुआ है, पाषाण काल से जुड़ा हुआ है, वहां से कोई जानकारी नहीं मिलती। जबकि आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल था जहां से मुझे साहित्यिक जानकारी मिलती है, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए। फिर आगे जब चलते गए धीरे धीरे, तो उसमें जो देखा जाए तो आगे का भी एक पाषाण काल आता है। उस पाषाण काल में जो हमारा नव पाषाण काल था, तो नव पाषाण काल में देखा जाए तो वहां पे हमको साहित्यिक जानकारी यानी कि ऐतिहासिक जानकारी, यानी कि जो आदि ऐतिहासिक काल था उसके आगे काल आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल जो था उसमें हमें जानकारी मिलती है साहित्यिक की, हम पढ़ भी पाए हैं। ओके, हम जब हम पढ़ाएंगे नवपाषाण काल में तो उसमें जब जानकारी मिलेगी। उसमें देखा जाए तो जो भी क्षेत्र थे, जैसे कि कृषि है, पशुपालन है, मृदभांड है, जो हमारे चौपानी वाले क्षेत्र में पाए गए, तो उसमें हम सब कुछ देखने को मिलेगा। तो फिर हम आगे डिटेल से बताएंगे, अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जो पुरापाषाण काल में जो होमोसेम्पियंस था, ये पुरापाषाण काल में ही आया था 30,000 साल पहले। तो इसमें हम एक एक करके अब हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पाषाण काल। सबसे पहले हम समझते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल का अगर टाइम पीरियड देखा जाए, पाषाण काल का टाइम पीरियड देखा जाए तो ये 10 लाख से 10 लाख वर्ष पूर्व से 10 लाख वर्ष पूर्व से
10,000 वर्ष पूर्व तक चलता है। ओके, और ये पाषाण काल किस पे है, डिपेंड है। तो इसके 3 भाग होते हैं, जिसमें से आप लिख सकते हो, जैसे पुरा पाषाण काल, ये 10 लाख से वैसे तो पाषाण काल जो है ना, ये चलता है 6,000। एक बार लिख लो यहाँ पे, 6,000 या 3,000 कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पे अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च चल रही है। तो उसमें कई हजार ऐसे हैं जो पाषाण काल के हैं, और वो देखे जाए 3,000 तक उनका समय निकलता है। और कुछ ऐसे हैं जो पहले हैं जो 6,000 तक है, तो इसमें 6,000 3,000 आप लिख सकते हो। जो पूरा पाषाण काल था, ये 10 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व तक चलता है। ओके, अब इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ आगे हम सब डिटेल से समझाएंगे। दूसरा है मध्य पाषाण काल। ये चलता है 10,000 से 8,000, सॉरी 8,000। ओके, तो 10,000 से 8,000 का जो वर्ष का जो टाइम पीरियड रहता है, वो उसका रहता है मध्य पाषाण काल। और जो तीसरा है वो है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल आप लिख सकते हैं, नव पाषाण काल है, ये चलता है 8,000 से, जो मैंने अभी टाइम बताया 6,000 या 3,000। तो ये क्या है, एक टाइम टेबल है जो पाषाण काल के जो उनका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये 3 पाषाण काल में इनको विभाजित किया गया है। तो पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो इनके जो उनकी मानव की जो एक विकास का क्रम रहा है, तो उन्होंने जो विकास के क्रम में किन किन हथियारों का प्रयोग किया, किन किन चीजों का प्रयोग किया और कैसी स्थिति से गुजरे, उन्होंने अपने को क्या परिवर्तन किया, स्ट्रक्चर रूप से मानसिक रूप से क्या परिवर्तन किया, तो उनके आधार पर, उनके औजारों के आधार पर, क्योंकि जो साक्ष्य हैं, मुझे पुरातात्विक साक्ष्य हैं, तो साक्ष्यों के आधार पर हमको जानकारी मिलती है। तो उनकी जानकारी के आधार पर हमने ये पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। राइट, तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से हमारे जो काल रहे हैं आदि मानव के, वो किस प्रकार 3 भागों में विभाजित रहे हैं। राइट, तो अब हम एक एक करके समझते हैं इन तीनों काल को। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू में समझ लेते हैं, तीनों में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो पुरा पाषाण काल में अगर बात की जाए, तो यहाँ पे जो मानव थे वो भटकते रहते थे, उनको केवल एक खनावा प्रकार का जीवन जीते थे, उन्हें भोजन की तलाश थी और वो भटकते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। तब वो क्या करते थे, उनको चाहिए था भोजन, तो भोजन के लिए वो किन का प्रयोग किन्हें खाते थे, वो जानवरों को खाते थे। वहां के जो जानवर हुआ करते थे, शेर, चीते जैसे और भी जानवर हुआ करते थे छोटे बड़े, उनको खाते थे। लेकिन बात ये आती थी लेकिन ये कैसे पकड़ पाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखे जाए तो ये हथियार से लैस नहीं हुआ करते थे, तो इनको जरूरत पड़ती थी हथियारों की, क्योंकि जो जानवर हुआ करते हैं कोई हाथ से तो खा नहीं पाओगे मार के। राइट, तो ये इनको हथियारों की जरूरत थी। तो हथियारों की जरूरत करने के लिए इनके जो दिमाग में आया, क्योंकि जो होमोसैपियंस मानव था, तो होमोसैपियंस पुरा पाषाण काल में आया, तो इसने अपना दिमाग लगाया कि जानवरों को कैसे खाना है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, जो क्वार्टजाइट के पत्थर हुआ करते थे, जो क्वार्टजाइट के जो पत्थर हुआ करते थे, राइट, तो क्वार्टजाइट पत्थरों का क्या किया, इन्होंने प्रयोग किया। और ये जो पत्थर थे, ये जो पत्थर थे एक प्रकार से देखे जाएं तो क्रूड नुमा थे, क्रूड, जैसे हम एक किसे क्या बोलते थे, इनको पेलुग। राइट, तो इनको हम क्या बोलते थे, पेलुग नहीं, एक्चुअली में इसे हम बोलते थे यहाँ पेबुल, पेबुल बोलते थे। तो पेबुल नाम के जो हथियार थे, जो क्रोड से, तो क्रोड एक प्रकार का क्या था, एक गोलनुमा था, जैसे कि क्वार्टजाइट पत्थर से ही बना था क्रोड, और इसी क्रोड से जो हथियार बनते थे उसे बोलते थे पेबुल।
तो पेबुल क्या थे, एक क्रोडनुमा से हथियार हुआ करते थे। तो क्वार्टजाइट एक प्रकार का एक पत्थर था, जो देखा हुआ आपने, जब नदियां बहती हैं तो नदियां जब बहती हैं तो नदियों का जब जल यहाँ संचरण होता है, प्रवाहित होता है, तो इसमें जो पत्थर मिलते हैं, इसमें जो पत्थर मिलते हैं, तो ये पत्थर क्या है, नदियों के माध्यम से क्या है, उनका सन्नी घर्षण होता जाता है, उनका घर्षण होता जाता है। तो ये जैसे पत्थर है, तो इसका ये कोना घिसा, ये कोना घिसा, ये कोना घिसा, तो ये गोल हो जाते थे। ठीक, तो ये है एक प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर। तो देखे हो कि बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों में ये देखने को मिलते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो सिलिकॉन की मात्रा प्लस ऑक्सीजन देखने को मिल जाती है। सिलिकेटी के एक प्रकार के पत्थर होते हैं। क्वार्टजाइट जब ये निरंतर घिसते रहते हैं तो क्वार्टजाइट में वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही जो पत्थर थे, इन्हीं पत्थरों का वो क्या करते थे, प्रयोग करते थे। और ये पत्थर जो देखे जाएं, ये पत्थर जो देखे जाएं, जो नदियां हुआ करती थी, तो उसमें पहली बात तो ये ऐसे खड़े हुआ करते थे। जब नदियां वहां से गुजरती थी, इनका पूरा क्या करते थे, घिस कर एक, मतलब ये ऊपर क्या नमन बन जाता था, एक कोठारी सी बन जाती थी और नीचे पतला बन जाता था। क्योंकि नीचे जल संचरण है, तो वहां से जो वहां की मिट्टी है वो निरंतर कटती जाती थी। तो जो बीच का जो इसका एक केंद्र बिंदु बचता था एक पत्थर का, तो उस पत्थर में जब निरंतर जल होता था तो ये टूट कर क्या हो जाता था, गिर जाता था। तो फिर ये निरंतर क्या है, नदियों में प्रवाहित होता था, उसका घिस कर ये गोल हो जाता था। तो गोलनुमा एक प्रकार का जो पत्थर था उसे क्रोड बोलते हैं। और यही क्रोड जो था वो क्वार्टजाइट से बना हुआ करता था। तो इससे जो हथियार बनते थे उनको पेबल बोलते थे। राइट, तो आप समझ सकते हो कि पेबल जो हुआ करते थे, औजार हुआ करते थे, जो पेबल से बनाए जाते थे। तो पेबल एक प्रकार का क्रोड ही हुआ करता था, जिसे हम क्वार्टजाइट पत्थर से बनता था। पेबल नाम दिया था उन्होंने। तो समझ सकते हो कि पेबुल जो था, तो इसके किस प्रकार से हथियार बनते थे। तो आपने देखा होगा कि जो पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर थे, ये जैसे ही पटकते थे तो वो पत्थर देखा जाए तो बीच से तो टूटेगा नहीं, बीच से तो टूटेगा नहीं, हो सकता है उसका कोना भाग से टूट जाए या कैसे भी टूट जाए। तो उसमें कुछ भाग उसका क्या बन जाता था, जैसे पत्थर है बड़ा, राइट, ये पत्थर है बड़ा, तो इसको जैसे पटकते थे, ओके, इससे जैसे पटकते थे, तो इसका जो छोटा टुकड़ा निकलता था वो फलकनुमा निकलता था। ओके, और ये एक बड़ा टुकड़ा निकलता था। राइट, तो ये जो बड़े टुकड़े निकलते थे, तो इसी बड़े टुकड़े का क्या करते थे, ये एक प्रकार का क्रोड सा बन जाता था। यही क्या बन जाता था, एक प्रकार का क्रोड बन जाता था, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेबुल। ओके, तो इसी से क्या करते थे, ये जो जानवरों को क्या करते थे, जैसे पेड़ पे चढ़ जाते थे, तो अभी इनको इसके विषय में जानकारी नहीं थी, लेकिन ये तोड़ देते थे। राइट, ये तोड़ देते थे इस पत्थर को, तो ये एक फलक में बन जाता था। और यही इस पत्थर का क्या करते थे, पेड़ पौधों के ऊपर पेड़ पौधे हुआ करते थे, उस पर चढ़ करके क्या करते थे, जानवर जैसे नीचे आते थे, उनको डालते थे पत्ते, तो जानवर आते थे नीचे, तो उन जानवरों के ऊपर ये क्या करते थे, ये पत्थर ऊपर इसके डाल देते थे। जैसे ही जानवर घायल या मर जाता था तो उसे ये खा लेते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया, क्योंकि इनकी जो बुद्धि थी इतना भी विकसित नहीं थी कि ताकि वो अपनी को समझ करके कुछ और पत्थरों का प्रयोग कर सके। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, तो उसके अकॉर्डिंग निरंतर इसमें भी बदलाव होने लगा। तो ये जो क्वार्टजाइट से जो पत्थर बनाए जाते थे, ये प्रकार से क्या होते थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे जिनको क्रोड बोलते थे। और क्रोड से बनने वाले ही जो मतलब कि औजार हुआ थे, पेबुल में हम बोलते थे। तो पेबुल एक प्रकार के क्या थे, एक हथियार थे, औजार थे, बड़े बड़े औजार थे। तो ये किससे बनते थे, क्रोड से। तो क्रोड को मैंने समझा दिया कि कैसे, जैसे कि कोई चीज है, जैसे पटकते हैं तो वो टूट जाती है, तो एक फलक बन जाता है, एक क्रोड बन जाता है। तो क्रोड से जो बनते थे वही बोलते थे उनको पेबुल। तो पेबुल जो एक प्रकार के हथियार थे, ये बड़े बड़े थे। राइट, तो इसी क्रोड से हथियार जो बनाए जाते थे, ये भारी होता था लेकिन ये नुकीला नहीं होता था। और पेड़ पर चढ़कर का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। इससे कई सारे हथियार जैसे बनाए जाते थे, इसी में जैसे चापर हुआ, चॉपिंग हुआ, बिदारड़ी हुआ। राइट, तो आप जैसे समझ सकते हो, एक ओवरव्यू अभी हम बना रहे हैं, फिर इसे डिटेल से समझेंगे। जैसे जो क्रोड हुआ करता था, ओके, जो क्रोड हुआ करता था, इस क्रोड से क्या बनाते थे, ये हथियार बनाते थे। और ये नुकीले नहीं होते थे, विशेष याद रखना, ये नुकीले नहीं होते थे, क्योंकि ये बड़े आकार के थे। तो बड़े आकार की वजह से ये नुकीले नहीं होते थे, जिसकी वजह से इन हथियारों से किसी को भेदन करने में दिक्कत आती थी। इनका हम प्रयोग किससे भी करते थे, पेड़ों पे चढ़कर के हम जानवरों के ऊपर डाल देते थे, जिससे ये जानवर जब मर जाते थे या घायल अवस्था में हो जाते थे, तो इन्हें आसानी होती थी उन्हें मारने में, या उन्हें खाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। जिसकी वजह से ये इन हथियारों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे, इन औजारों का प्रयोग करते थे।
राइट। तो अब बात ये आती है कि क्रूड से ही इन्होंने और भी हथियार जैसे डेवलप होते गए, तो क्रूड से उन्होंने और हथियार बनाना प्रारंभ कर दिए, जिसमें जैसे कि चापर चापर देख लो। तो क्रूड से और भी हथियार जैसे आगे विकास होता गया, तो आगे अभी हम समझाएंगे, पहले आप इतना समझते जाइए। तो चापर नाम का भी हथियार था, राइट। ये देखा जाए तो ये एक प्रकार का देखा जाए तो इसमें एक आपको ऐसा दिखाएगा इस प्रकार का, तो इसमें ये देखा ऐसा इस प्रकार का ये हथियार हुआ करता था चापर, राइट। तो ये इस प्रकार का ये पहना हुआ करता था, यहाँ पे ये पतला हुआ करता था, तो इसे हम बोलते थे चापर। ओके। तो इसी में आगे आता है चॉपिंग। जो चापिंग है, जो चापिंग हथियार था, इस हथियार को का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये देखा जाए तो ये जैसे पत्थर है, राइट, ये जैसे पत्थर है। तो इस पत्थर में आपने देखा हो कि एक नुमा इधर पहना भी हुआ करता था इस साइड में, और ये इधर साइड ही पहना हुआ करता था, यानी कि दो टाइप में ये पहना मिलता था। और जो जो तीसरा था बिदारडी, जो बिदारडी था, बिदारडी हथियार था, ये देखा जाए तो इस प्रकार का था, इस प्रकार से पहना हुआ करता था, इस प्रकार से ये पहना हुआ करता था, जिसका ये प्रयोग करते थे। लेकिन ये उस समय नहीं करते थे, क्योंकि अभी हम कोई चीज को प्रापाषाण काल को लेके नहीं चल रहे हैं, अभी ओवरव्यू बना रहे हैं कि कौन कौन हथियारों का प्रयोग करते थे। फिर आगे चले गए और भी हथियार आए, जिनको जैसे कि खुरचनी आई, जिसे फलक का प्रयोग करते थे, क्योंकि खुरचनी का प्रयोग आपने देखा हो कि जानवरों को मांस, जो जानवर हुआ करते थे मर जाते थे तो उनको बाल हुआ करते थे, तो बाल की उनकी खाल को निकालने के लिए खुरचनी का भी प्रयोग करते थे, राइट। तो साथ ही साथ आगे और जैसे विकास होता गया तो और भी हथियार है, जैसे कि बेधनी हुआ, तछड़ी हुआ, इनका एक भाग नुकीला और एक सपाट हुआ करता था, राइट, जो पत्थर को तोड़ने में काम आता था, जैसे कि जैसे बेधनी है, इसी में आप देख सकते हो तछड़ी है, जो बेदनी हुआ, तछड़ी हुआ। ये वर्तमान देखे जाए तो जो छैनी होती है, छैनी का जो प्रयोग करते हैं जैसे पत्थर को या लकड़ी को काटने के लिए, जैसे पत्थर जो काटते हैं, जो ब्लास्टिंग करते हैं, जैसे कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनको काटते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं उसकी, तो ऐसे ही क्या करते थे, ये भी पत्थर को काटते थे बीच से, तो उसमें ये किसका प्रयोग करते थे, बेदनी है, तछड़ी है, इन हथियारों का प्रयोग करते थे, जिसकी वजह से पत्थर जो है आसानी से टूट जाता था, तो उससे हथियार बनाने में कोई प्रॉब्लम इनको क्रिएट नहीं होती थी। तो यही कारण है कि जो निरंतर जब ये विकास के क्रम में गुजरते गए तो इन्होंने निरंतर अलग अलग हथियारों का प्रयोग करते गए, तो यही हथियार जो हैं उनको अलग अलग जो जगह है वहां पे मिले हैं, अभी हम डिटेल से समझेंगे। ओके, पहले हम इसका ओवरव्यू बना देते हैं, फिर आगे और भी इनका जैसे विकास होता गया, इनका और विकास होता गया, तो फिर आयताकार के जैसे पत्थरों का प्रयोग करने लगे, आयताकार। तो आयताकार के देखा हो आपने, जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में देखे हो आपने आयताकार, आयताकार का प्रयोग हुआ है मध्य पाषाण काल में, जैसा कि आप जानते हो। तो इस आयताकार में आपने देखा हो जो ब्लेड था, ब्लेड, ब्लेड एक बड़ा पत्थर मतलब आयताकार एक औजार हुआ करता था, जिसका प्रयोग अभी हम आगे बताएंगे नेक्स्ट में आगे क्या कैसे क्या होता है। तो ये देख सकते हो कि किस प्रकार से इनका जो प्रयोग हुआ है। तो जो इस समय जो मतलब कि जो क्रूड के जो बड़े पत्थर होते थे तो उनका प्रयोग करते थे, तो उसे हम क्रूड संस्कृति बोलते थे, राइट। तो क्रूड संस्कृति आपको देखने को मिलती है निम्न पुरा पाषाण काल में। जो निम्न पुरा पाषाण काल है वहां पे हमको क्रूड संस्कृति देखने को मिलती है। क्रूड संस्कृति है निम्न पुरा पाषाण काल में देखने को मिलती है, जो 10 लाख वर्ष पूर्व से 50,000 तक चलती है। ओके। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से इनका प्रयोग होता था। इसी में आप देख सकते हो कि जो निम्न पुरा पाषाण काल है, इसी में क्रूड संस्कृति है, क्योंकि यहाँ पे पेबुल के जो हथियार थे उनका प्रयोग किया जाता था। क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं कि जो पुरा पाषाण पाषाण काल है वो कितना है, पुरा पाषाण काल में है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में, और पुरा पाषाण काल है इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, राइट। तो उसमें हमने अभी आपको बताया कि जो जैसे कि निम्न पुरा पाषाण काल हुआ, राइट, इसी के अंतर्गत आप देख सकते हो कि जो एक उच्च पाषाण काल हुआ, ठीक है, मध्य पाषाण काल हुआ। ओके, ये आप समझ सकते हो। तो
मध्य पाषाण काल दो भागों में विभाजित होता है, जैसे कि एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ समझिए एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं, कोई डाउट ना हो। जैसे ये पाषाण काल है, ओके, तो इसे तीन भागों में विभाजित किया है, पुरा पाषाण काल, इसी में आ जाओ मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक। और फिर पुरा पाषाण काल को भी तीन भागों में विभाजित किया है, इसे करते हैं जैसे कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। राइट, तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, पुरा पाषाण काल, ओके। पुरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ, ठीक, मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ, नव पाषाण काल में क्या क्या हुआ। तो अभी हम ओवरव्यू बना रहे हैं पुरा पाषाण काल के अंतर्गत, जो निम्न पुरा पाषाण काल है, मध्य पुरा पाषाण काल है, उच्च पुरा पाषाण काल है, इनको भी हम डिटेल से समझेंगे। पहले ओवरव्यू बनाना है पुरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, फिर नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल तो एक प्रकार का देखा जाए तो काफी सामाजिक संस्कृति देखने को मिलती है, वहां पे लोग आग का जो प्रयोग देखा वो मध्य पाषाण काल में ही हो गया था, ठीक है। पुरा पाषाण काल में आग की खोज नहीं हुई थी, राइट। इसी में नव पाषाण काल में आप देख सकते हो कि मृदभांडों का प्रयोग होने लगा था, राइट। इसी में आप देख सकते हो कि उसी में जो कृषि थी होने लगी थी, पशुपालन होने लगा था, पशुपालन खूब ढंग से अच्छे तरीके से होता था, ठीक है। तो ये कुछ हमें देखने को मिलती है नव पाषाण काल में, आगे सब कुछ बताएंगे। मध्य पाषाण काल में आप देख सकते हो आग की खोज हुई, ठीक। और इसी में और भी देखें जो हथियारों का निरंतर क्या हुआ, विकास का क्रम अवस्था बदलता गया, राइट। तो उसमें बहुत सारी जैसे मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आप समझ सकते हो कि जो जैसे कि कच्चा माल है, जैसे क्वार्टजाइट, जैस्पर पत्थर, चस्ट, फिलिस पत्थरों का भी प्रयोग होने लगा था। तो ये चीजें कुछ हैं मध्य पाषाण काल में, आप देख सकते हो कि जो जैसे कैल्डीडोनी ये पत्थर है उसका प्रयोग होने लगा था, स्फटिक पत्थर का, क्वार्टजाइट पत्थर का तो प्रयोग होता ही था। ये कुछ चीजें हैं, अभी हम आपको क्लियर कर देंगे एक एक करके। पहले हम समझते हैं कि जो क्रोध संस्कृति है, तो क्रोध संस्कृति जो निम्न पुरा पाषाण काल में देखने को मिलती है, ये 10 लाख पूर्व से 50,000 वर्ष पूर्व तक थी। और ये देखी जाए तो पूरी क्रोध संस्कृति है, मैंने आपको बताया थी क्वार्टजाइट पत्थर से बनी थी, राइट। तो क्वार्टजाइट पत्थर था, इसी से बनी थी। तो क्रोध संस्कृति, क्योंकि इसे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्रोध थे उनसे हथियार बनते थे, उनको बोलते थे पेबुल, क्योंकि यहाँ पेबुल का हथियार बनते थे। और यहाँ पे देखा जाए तो कोई कृषि पशुपालन कुछ नहीं था, केवल शिकार पे ही डिपेंड थे, और ये खनावा प्रकार का जीवन जीते थे, एक मतलब भटकते रहते थे, भागदौड़ करते रहते थे, ठीक है। इनमें आपस में कोई व्यवहार प्रेम कुछ नहीं था, केवल ये अपन को क्या चाहते थे, एक दूसरे को मार के भी खा लेते थे। तो ये चीजें हमें पुरा पाषाण काल में ये एक्चुअली में देखने को मिलती हैं। और लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अब फिर मध्य पाषाण काल में भी जैसे 50,000 से 40,000 के बीच में जो आता है, राइट, जो पुरा पाषाण काल के बाद जो मध्य पाषाण काल है, इसमें भी देखा जाए तो ये 50,000 से 40,000 वर्ष के पूर्व में आता है। तो इसमें भी जो थोड़े जो पत्थर थे उसका क्या थोड़े सूक्ष्म पत्थरों का प्रयोग करने लगे, जैसे माइक्रोलेथ प्रयोग होने लगा, राइट। लेकिन इसमें क्वार्टजाइट का पत्थर का प्रयोग होता ही था, फिर इसमें जैस्पर का प्रयोग होने लगा, चर्ट का प्रयोग होने लगा, ये पत्थरों में प्रयोग करने लगे, राइट। फलक से भी हथियार बनने लगे। लेकिन कृषि और जैसे पशुपालन ये कुछ भी देखने को नहीं मिलता है मध्य पाषाण काल में भी, इस पाषाण काल में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। फिर इसमें धीरे धीरे देखा जाए तो इस पे भी शिकार पे ही डिपेंड थे, राइट। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो नव पाषाण काल में तो आपको हमने बता ही दिया है कि उसमें क्या क्या पहिए का भी खोज हुई, आग की खोज तो मध्य पाषाण काल में ही हो गई थी। इसी में देखा जाए तो मर्दभांड की पशुपालन कृषि सब कुछ होता था, समाज संस्कृति सब कुछ थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से इनका जो वर्गीकरण था वो अलग अलग, मैंने अभी थोड़ा आपको ओवरव्यू बना दिया। अब हम इनके अंतर्गत समझेंगे, इनके अंतर्गत हम अब ये डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। जो उच्च पुरा पाषाण काल है इसे समझते हैं। पुरा पाषाण काल का एक भाग है
पाषाण काल। ओके, पूरा पाषाण काल का एक भाग है जिसमें हम पहले पढ़ते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। देखो, उच्च पूरा पाषाण काल देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का, जो देखा जाए तो ये भी 40,000 से 10,000 वर्ष तक पूर्व रहा है, जिसमें आपने देखी हो कि जो ब्लेड संस्कृति थी वो देखने को मिलती है। राइट, जो ब्लेड संस्कृति है वो देखने को मिलती है इसी में देखा हो कि संस्कृति में आपने जो ब्लेड देखा हो कि आपको जो हथियार मैंने बताया था आपको कि जो बड़े बड़े आयताकार हथियार थे उसका प्रयोग किए जाते थे, तो ब्लेड संस्कृति देखने को मिलती है इसमें। ओके, और जो बड़े जो ब्लेड देखे जाए तो एक प्रकार के हथियार थे जो आयताकार थे। आयताकार जो हथियार हुआ करते थे उनको हम क्या बोलते थे, ब्लेड। तो इनका प्रयोग हुआ करता था। राइट, इसी में आप देख सकते हो कि कृषि नहीं थी, पशुपालन नहीं था, ये दोनों देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल नगण्य है। लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो शिकार था वो कुछ छोटे हथियारों का प्रयोग होने लगा था, छोटे हथियारों का प्रयोग होने लगा था। ओके, तो ये कुछ है चीजें हैं, इसमें जानकारी आप कर सकते हो। लेकिन पुरापाषाण काल में अब हम जो निम्न पुरापाषाण काल है इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो उच्च उच्च पुरापाषाण काल है, इसको हम आगे अभी और कंफर्म करेंगे, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा समझ सकते हैं उच्च पाषाण काल है। ये पाषाण काल में देखा जाए, ये पाषाण काल में अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत जैसे कि जो पहली बात तो ये है, इसमें तो हेमयुग की क्या होने लगी थी, समाप्ति होने लगी थी। ठीक, इसमें लिख लो। इससे पहले हम जो उच्च पाषाण काल है, इससे पहले हम पहले निम्न पाषाण काल को थोड़ा समझ लेते हैं। एक मिनट रुको, इसके पहले ये बाद में समझते हैं उच्च पाषाण काल। पुरापाषाण काल के अंतर्गत ही एक निम्न पाषाण काल आता है, पहले उसे समझते हैं। उच्च पाषाण काल भी आता है, उसको हम बाद में समझते हैं। जो देखा जाए तो निम्न पाषाण काल है, निम्न पुरापाषाण काल है, इस पाषाण काल को पहले समझ लेते हैं। जो पुरापाषाण काल है इसके अंतर्गत आता है निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि देखा गया कि जो क्रोध था, इसमें क्रोध था, इसका क्या 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 क्या, क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। और एक प्रकार का देखा जाए तो बड़े पत्थरों का हथियार था जिसे हम बोलते थे क्वार्ट जाइट। ओके, क्वार्ट जाइट बोलते थे उसका। ये क्या यहाँ पे क्या हुआ करता था, प्रयोग हुआ करता था, और इन्हें हम बोलते थे पेबुल। जो हथियार बनते थे इससे, पेबुल। ओके, ये पुरापाषाण काल के अंतर्गत ही जो निम्न पुरापाषाण काल है उसके अंतर्गत हम समझते हैं जो क्रूड का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, जो निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत आता है, जो पुरापाषाण काल का एक भाग है, जो जहां पे क्वार्टजाइट पत्थरों का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था, जिनसे हथियार बनते थे उनको बोलते थे पेबल। ओके, ये जो पेबल थे बड़े, ये आकार का बड़ा होता था और ये नुकीले नहीं होते थे ना पॉलिशदार होते थे। ये पेबल देखे जाए तो आकार का बड़ा होता था। राइट, क्या ये नुकीले होते थे? तो बिल्कुल नहीं। क्या ये पॉलिशदार होते थे? तो पॉलिश तो कहां मिलने वाली है, पहले वो हथियार ही बना लें, पॉलिश कहां वो कर लेंगे। ठीक, तो टेबल जो हथियार हुआ करते थे, तो ये बड़े बड़े हथियार हुआ करते थे, इनका भी प्रयोग क्या करते थे, पेड़ों पे चढ़ के ऊपर से ये डालते थे जिससे जानवर की मृत्यु हो जाती थी, फिर उसे खा लेते थे। तो ये देखे जाए तो इसमें और भी जैसे हथियारों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि इसी से पेबल हथियार में आप ले सकते हो, पेबली के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था चापर, इसी में चापिंग, बेदारडी, बेदारडी। ओके,
चापर हुआ, चापिंग हुआ, बेदार्डी ऐसे हथियारों का ये प्रयोग करने लगे। और ये हथियार देखे जाएं तो उत्तर भारत के क्षेत्र की जो संस्कृति है वहां देखने को मिलती है। उत्तर भारत में आप जैसे देख सकते हो जो चापर है वो मिला है एमपी के होशंगाबाद, एमपी का क्षेत्र है होशंगाबाद। ओके, वहां देखने को मिलता है चापर। इसके बाद में जो चापिंग है, चापिंग भी देखने को मिलती है। बेदारडी है, बेदारडी भी आपने देखो मिलती है भीमबेटका वाले क्षेत्रों में, देख लो वहां उत्तर भारत में। राइट, हस्त कोठार देख लो दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ जो प्रयोग हैं आपको मतलब हथियार हैं इनका जो प्रयोग किया गया था, ये दक्षिण भारत में भी हुए, उत्तर भारत में भी हुए, मध्य भारत में भी इनका प्रयोग किया गया। और इनकी अगर जीवन देखा जाए तो आप लिख सकते हो होशंगाबाद है, जैसे एमपी में ही देख लो भीमबेटका है। दक्षिण भारत में आप देख सकते हो जो हस्त कोठार है, हस्त कोठार का प्रयोग हुआ होता था, जिसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो ब्रुज फोर्ट थे उन्होंने जानकारी दी थी हस्त कोठार की। राइट, और एक वैज्ञानिक और थे जिसका नाम मैंने आपको बताया था विलियम किंग, इन्होंने भी जानकारी दी थी 1884 में। तो हस्त कोठार का जो प्रयोग है वो दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। और भी देख सकते हो कि इनकी जीवन शैली अगर देखी जाए निम्न पुरापाषाण काल में जो मानव हुआ करते थे, तो इनको जो खनावा प्रकार का जीवन था, शिकार पे डिपेंड थे, ये भटकते रहते थे, भोजन के लिए शिकार करते थे। राइट, क्या ये गुफाओं में रहते थे? बिल्कुल गुफाएं नहीं हुआ करती थी। ठीक, तो आपको अगर पूछा जाए कि पुरापाषाण काल में जो होमोसैपियंस व्यक्ति थे, होमोसैपियंस जो मानव थे, क्या ये गुफाओं में रहते थे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी कोई हमें साक्ष्य नहीं मिला है इनके काल में कि गुफाओं में ही रहते थे, क्योंकि ये इनका जो जीवन था वो खनावा प्रकार का था। क्योंकि खनावा का मतलब होता है भटकना, यानी कि भटकते रहते थे और अपने भोजन की तलाश में ये जीव जंतुओं को क्या करते थे, मार के खाते थे। तो आपस में भी मार के खा लेते थे, लेकिन ये निरंतर क्या करते थे, बड़े हथियारों का प्रयोग करते थे। क्रूड नाम के जो हथियार हुआ करते थे, क्रूड से बनते थे, जिसे हम बोलते थे पेबुल। क्रूड एक प्रकार का देखा जाए तो क्वार्टजाइस पत्थर से ही बना हुआ करता था, जो नदियों की घिस घिस कर जो बनता था गोल हो जाता था। इसी को तोड़ के जो पटकते थे इसी से हथियार बनते थे। तो आप समझ सकते हो कि इनका खनावा प्रकार का जीवन था, तो उसमें भटकते थे, कोई गुफाएं नहीं थी। अगर बस्तियां देखी जाएं तो इनकी बस्तियां आप देख सकते हो कि एक सोहाना संस्कृति है, सोहान नदी घाटी क्षेत्र में मिलेगी। जो सोहाना संस्कृति आप देख सकते हो, इनकी बस्तियां जो हैं, बस्तियां आप नोट डाउन कर लेना, जो सोहाना संस्कृति है वहां देखने को मिलती हैं। ओके, और बेलन वाली घाटी देख लो, जो यूपी में बेलन घाटी पड़ती है, यूपी क्षेत्र में, वहां भी इनकी बस्तियां देखने को मिल जाती हैं। राइट, और देख सकते हो दक्षिण भारत में करीमनगर भीलपुर क्षेत्र में, दक्षिण भारत में जो करीमनगर है भीलपुर क्षेत्र है वहां भी देखने को मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से इनकी कुछ बस्तियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इनकी कोई ऐसी गुफाएं नहीं मिलती हैं। लेकिन इनके साक्ष्य के आधार पर इन्हें हम जानकारी दे सकते हैं कि इनकी कोई बस्तियां थी जहां सोहान संस्कृति थी, सोहाना संस्कृति। राइट, ये एक प्रकार की देखी जाए। और भी देख सकते हो नर्मदा नदी घाटी है, वहां भी इनकी बस्तियां देखने को मिल जाती हैं। नर्मदा नदी घाटी है, वहां भी इनकी बस्तियां देखने को मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से निम्नपुरा पाषाण काल में जो होमोसैपियंस जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति की जो बस्तियां थी, जैसे नर्मदा घाटी हुई, करमनगर हुआ, बेलन घाटी, सोहान संस्कृति, ये कुछ बस्तियां देखने को मिली है। इनकी कोई गुफाएं नहीं थी, कोई इन्होंने कतराएं गुफाओं का कोई ऐसा कोई इन्होंने बस्तियां नहीं बनाई थी। फिर भी ये क्या करते थे, केवल भटकते रहते थे और ये खनावा प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। भोजन और इनको जल की आवश्यकता थी बस, और ये भटकते थे। लेकिन इनको रहने सहने के लिए तो ये जंगलों में ही रहते थे, मैदानी क्षेत्रों में भी चले जाते थे, वहां ऐसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो इसी के आगे अगर दूसरी बात की जाए तो दूसरा आता है पहले निम्नपुरा पाषाण काल है, फिर इसके बाद एक मध्यपुरा पाषाण काल आता है। ठीक, इसमें आप लिख लो जो पुरापाषाण काल है, जो पुरापाषाण काल है, इसमें अभी जैसे मैंने समझा निम्न पुरापाषाण काल, इसमें बड़े बड़े जो औजार थे उनका प्रयोग करते थे। इसी में दूसरा नंबर है
मध्यपुरा पाषाण काल। अगर इसकी बात की जाए तो ये लगभग कितना चलता है, ये चलता है 50,000 से 40,000 तक। ओके। और जो निम्नपुरा पाषाण काल है, इसका टाइम पीरियड अगर आप लिखेंगे तो ये चलता है 10 लाख वर्ष पूर्व से 50,000 तक। 10 लाख से 50,000, राइट। तो आप समझ सकते हो कि निम्नपुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, फिर इसमें एक और आता है उच्चपुरा पाषाण काल। तो 50,000 से 40,000 तक के बीच का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है मध्यपुरा पाषाण काल का। तो मध्यपुरा पाषाण काल में क्या ऐसी इनका जो एक विकास का क्रम था थोड़ा विकसित था, राइट। निम्नपुरा पाषाण काल से थोड़ा विकसित था। यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने जो हथियार थे उनका प्रयोग करने लगे, जैसे कि एक यहाँ पे देख सकते हो कि कच्चा माल का प्रयोग करने लगे थे। कच्चा माल में जैसे क्वार्टजाइट तो पहले से ही प्रयोग होता था, तो आप देख सकते हो कि कच्चा माल का प्रयोग करने लगे थे, राइट। कच्चा माल में आप देख सकते हो इसी में क्वार्टजाइट, इसका प्रयोग पहले से ही होता था। इसी में और भी जैसे कर सकते हो, जैसे जैस्पर, जो लाल पत्थर हुआ करता था, एक प्रकार का जैस्पर। ओके। इसी में देख सकते हो चट, फिलास्ट, ये कुछ जो पत्थर थे इन पत्थरों का प्रयोग करने लगे थे किसमें, मध्यपुरा पाषाण काल में। क्योंकि ये निम्नपुरा पाषाण काल से थोड़ा ये विकास का क्रम है, आगे का क्रम था। तो ऐसे ये धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे अंदर इनके समझदारी आने लगी तो इनको लगा कि अब इनको क्या चाहिए थी कि जो बड़े बड़े जानवर थे, ठीक, वो भी अब इनके पास नहीं आते थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि जो मानव है जो ऊपर चढ़ जाते हैं मुझे मार देते हैं। तो वो धीरे धीरे क्या है कि वो आने नहीं लगी। तो इनके सामने अब भोजन को लेकर दिक्कत आ गई। तो अब ये सोचने लगे कि अब क्या किया जाए कि अब तो ये जानवर भी नहीं आते हैं और पकड़ भी नहीं पाते हैं। तो फिर इन्होंने क्या काम किया, छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगे। छोटे छोटे हथियारों में आप देख सकते हो, फिर उन्होंने क्रोड का यहाँ प्रयोग नहीं किया है, राइट। क्रोड का जो पत्थर हुआ करते थे, जो पेलू बोलते थे उनको, पेबुल बोलते थे, तो उनका यहाँ पे ये प्रयोग नहीं किए हैं, राइट। यहाँ पे इन्होंने जो प्रयोग किया है वो किया है बेदनी, खुरचनी, तछड़ी। इन्होंने जो छोटे छोटे हथियार हुआ करते थे, छोटे हथियार, तो छोटे हथियार में इन्होंने जो प्रयोग किए हैं उसमें आपने देखा हो कि जैसे बेदनी है, इसी में आपको खुरचनी, तछड़ी, अभी ओवरव्यू मैंने बताया था ना उनके विकास के क्रम में, तो यही अब डिटेल से समझ रहे हैं। तो इसमें बेदनी जो है, ये बेदनी देखी जाए तो इस प्रकार की हुआ करती थी, इस प्रकार की, ये यहाँ नुकीली हुआ करती थी, नुकीली, ठीक। तो इससे क्या करते थे, वो जानवरों को बेच देते थे। तो इससे क्या है, जानवर मर जाते थे तो फिर उनको खा लेते थे। और जो खुरचनी थी, ये खुरचनी का जो प्रयोग हुआ करता था। और बेदनी देखी जाए तो इसका प्रयोग एक प्रकार से देख सकते हो उसमें भी करते थे, जैसे कि पत्थर काटने में भी इसका प्रयोग किया करते थे। वो खुरचनी जो है इसका प्रयोग आपने देखा हो, जैसे जो जानवर होते हैं, शायद उनकी खाल को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया करते थे, ठीक। क्योंकि अब बाल तो खाएंगे नहीं, समझदारी आ गई, पहले बाल भी खा जाते थे, तो अब तो खाएंगे नहीं, अब तो उनको मांस ही खाना है। तो मांस खाने के लिए वो खुरचनी को प्रयोग करने लगे थे, क्योंकि बाल को निकालना था, खाल को निकालने के लिए। देखो खुरचनी, जैसे कि ये देखा जाए तो खुरचनी कैसी हुआ करती थी, इस प्रकार की, ये ऐसी थी और इस प्रकार की ये यहाँ पैनी हुआ करती थी। इससे ये क्या करते थे, खाल को निकालते थे। जो तछड़ी थी इसका भी प्रयोग करते थे, इस प्रकार से थी, ऐसे। ओके, ये यहाँ पे नीचे पैनी हुआ करती थी, ठीक है, यहाँ पैनी हुआ, ऐसे करके ये पैनी हुआ करती थी। तो इस प्रकार से तछड़ी हुआ, खुरचनी हुआ, बेदनी हुआ, इनका ये क्या करने लगे थे, ये मध्य पाषाण काल में प्रयोग करने लगे थे, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल का ये आदि स्थल जैसे बोलते हैं, एक क्षेत्र पड़ता है
उसे हम बोलते हैं, जैसे नेवासा क्षेत्र है महाराष्ट्र का, उसे हम क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल का एक संस्कृति है नेवासा क्षेत्र की। प्रवरा नदी, मतलब प्रवरा नदी घाटी पर, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है नेवासा क्षेत्र है। तो नेवासा क्षेत्र पे ही क्या हुआ था कि मध्य पाषाण काल है, वहां पे इसके क्षेत्र देखने को मिले हैं, तो वहां पे ये बोलते हैं कि मध्य पाषाण काल का ये आदि स्थल है। राइट, तो इसमें और भी क्षेत्र देख सकते हो, जैसे कि बेलन घाटी है, जम्मू कश्मीर में देख सकते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक पत्थर ये वाला नहीं देखने को मिलता है, जो जैस्पर है, ये पत्थर हमें जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिलता है। और पत्थर तो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि क्वार्टजाइट है, राइट, चट है, फ्लस्ट है, ये पत्थर नहीं, ये रेड कलर का पत्थर है, ये देखने को नहीं मिलता है। तो जम्मू कश्मीर हम ले सकते हैं इसमें, जैसे कि कुछ विशेष क्षेत्र ले सकते हैं, जैसे कि बेलन घाटी, यूपी की जो बेलन घाटी है, इसी में जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये कुछ राज्य हैं, और जो वर्तमान में राज्य हैं, ऐसे ये कुछ क्षेत्र हुआ करते थे वहां पे। तो इनके कुछ अवशेष हमें देखने को मिलते हैं मध्यपुरा पाषाण काल के, बेलन घाटी में, जम्मू कश्मीर में भी, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे बेधनी, कुरचनी, तछड़ी या जैस्पा जैसे पत्थर है, चट है, फ्लस्ट है, इन जैसे पत्थरों का वहां पे देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से हम समझते हैं कि ये वहां पे देखने को मिलते हैं, तो इनकी वजह से यहाँ पे ये मध्य पाषाण काल में रहे होंगे। तो ये उनकी कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग ये जानकारी वहां पे मिलती है। तो ये स्पष्ट हो गया ना आप सभी को। तो अगला जो हमारा आता है उच्च पुरा पाषाण काल, उसको थोड़ा समझते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल में देखा जाए तो ये ब्लेड संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ओके, ब्लेड संस्कृति के नाम से जानते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। जो उच्च पुरा पाषाण काल था, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक पुरा पाषाण काल था, उसी का ही एक जो थर्ड नंबर का है उसे बोलते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। तो ये लगभग देखा जाए तो ये 40,000 से 10,000 वर्ष के पूर्व रहा है। 40,000 से 10,000, इसे बीसी में ही रखेंगे, ठीक है। 80 नहीं अभी है, ये 10,000 पूर्व से, 40,000 से 10,000 यानी कि 30,000 वर्ष का जो समय रहा है, ये उच्च पुरा पाषाण काल का रहा है। और इस समय देखा जाए तो आयताकार हथियारों का भी प्रयोग करते थे, जिसे हम बोलते थे ब्लेड। तो यहाँ पे ब्लेड संस्कृति देखने को मिलती है, एक बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, ब्लेड संस्कृति। ओके, तो यहाँ पे देखने को क्या मिलती है, ब्लेड संस्कृति देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ देखा जाए तो यहाँ का जो होमोसेपियंस मानव था काफी विकसित था, इसका जो मस्तिष्क था काफी विकसित हो गया था, कपाला काफी चौड़ा हो गया था, राइट, जो मस्तिष्क था अग्र मस्तिष्क में आ गया, राइट। इसी में आप देख सकते हो कि इनको, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बुद्धि मानव, क्योंकि ये जानवर की जानकारी रखते थे कि ये जानवर कौन सा जानवर शेर है या कौन सा जानवर चीता है, कौन सा क्या है, पहले इनको जानकारी नहीं थी। लेकिन उच्च पुरा पाषाण काल में इनको धीरे धीरे जानकारी हो गई कि कौन सा जानवर कौन सा है, कौन सा जानवर कैसा है, उनका क्या मतलब, कि इस प्रकार से समझने लगे थे। नाम इनको विशेष रूप से नहीं पता था, नाम इनको नहीं पता था, एक्चुअली में ये समझते थे कि ये जानवर कैसा है, उनकी जानकारी हो गई थी कि ये किस क्षेत्र में रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, ये उनको जानकारी धीरे धीरे हो गई थी। तो ये काफी बुद्धिमानों था। और धीरे धीरे देखा जाए तो ये भी एक उच्च पुरा पाषाण काल था। ये जो उच्च पुरा पाषाण काल था, ये हिमयुग की समाप्ति की ओर था, हिमयुग की समाप्ति की ओर। हिमयुग मतलब कि जो हिमयुग चल रहा था, जिसमें पुरा पाषाण काल के अंतर्गत जो हिमयुग पूरा पुरा पाषाणी काल है, उसके अंतर्गत जो उच्च पुरा पाषाण काल आता है, तो इसमें जो हिमयुग है वो थोड़ा थोड़ा समाप्त होने लगता है, राइट। अभी मध्य पाषाण काल हम आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा और देखेंगे कि वहां पे हिमयुग के थोड़ा समाप्त हो जाता है, बिल्कुल शुष्क क्षेत्र स्टार्ट होने लगता है, शुष्क क्षेत्र। तो खैर नव पाषाण काल पूरा शुष्क क्षेत्र का ही रहता है, जिसमें आपने आगे हम डिटेल से समझेंगे। तो आप समझ सकते हो कि एक संस्कृति हुआ करती थी ब्लेड संस्कृति। तो ब्लेड संस्कृति बड़े एक आयताकार जो हथियार हुआ करते थे, आयताकार, उन आयताकार हथियारों को ही हम क्या बोलते थे, ब्लेड, ठीक। तो एक ब्लेड संस्कृति के नाम से ये उच्च पुरा पाषाण काल जाना जाता है। और देखा जाए तो ये भी, इनका भी जीवन देखा जाए तो एक प्रकार से कुछ
चित्रकारियां नक्काशियों में देखने को मिलता है। ये भी देखे जाए तो जैसे चित्रकारी भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी देखने को मिलती है, उसमें जो 5 गुफाएं हैं, ठीक है, उस टाइम की हैं। तो 5 गुफाएं हैं, तो इनमें 5 गुफाओं में देखा जाए तो ये उच्च पाषाण काल की हैं, राइट। तो इसमें आपने देखा हो कि और भी जैसे मिलते हैं हथियार, जैसे कि एक नक्काशी वाले हैं, तो ये जो लौबदाबाद पड़ता है, ठीक, जो लौबदाबाद क्षेत्र पड़ता है, लौबदाबाद क्षेत्र में आप देख सकते हो 30,000 वर्ष पुराना एक वस्तु मिलती है। तो उसपे भी थोड़ा विवाद है, क्योंकि उसमें ये जानकारी नहीं होती कि मूर्ति है कि औजार है, उसमें दोनों में मतभेद है, ठीक है। हमें मतभेद से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस यही समझते हैं कि जो लौबदाबाद एक क्षेत्र पड़ता है, वो लौबदाबाद क्षेत्र में है, हमें 30,000 वर्ष पुराना एक औजार मिलता है। तो उसमें ये जानकारी नहीं मिलती वो औजार है कि वो मूर्ति है, ठीक है। फिर आप और क्षेत्र देख सकते हो, जैसे कि हथनौरा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो मानव की खोपड़ी मिली है, ये 3.5 लाख साल पहले की है, लेकिन ये हथनौरा क्षेत्र है, लेकिन इसको 3.5 लाख साल पहले की है, तो इसे हम इसमें नहीं रखते हैं। लेकिन हथनौरा जो क्षेत्र है वहां पे उसको हम किस में रखते हैं, उसको रखते हैं उच्च पुरापाषाण काल में। लेकिन यहाँ पे जो औजार मिला है, मानव की खोपड़ी मिली है, ये भारत की सबसे पहली पुरानी खोपड़ी मिली है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इसी में और क्षेत्र आते हैं, जैसे कि कुरनूर क्षेत्र हुआ, ठीक, लिखते जाइए। जैसे चित्रकारी मिली है, इसमें देख सकते हो कि इनकी जो जीवन रहा है, जो जीवन रहा है, तो ये क्या करते थे, चित्रकारी में निपुण हो गए थे, ठीक। पत्थरों पर ये क्या करने लगे थे, नक्काशी करने लगे थे, पत्थरों पर नक्काशी करने लगे थे। नक्काशी एक प्रकार से देखा जाए तो वहां पे मतलब कि जो हथियार थे उनसे मतलब कि इस प्रकार से ऐसे निशान कर देते थे ना, जो हथियार जो बनाते थे उनसे ही इस प्रकार से निशान कर देते थे, ये पत्थरों पे कर देते थे। तो इन पत्थरों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नक्काशी। तो नक्काशी भी पत्थरों पे करने लगे थे, नक्काशी। नक्काशी के अगर देखे जाए तो आप देख सकते हो कि क्षेत्र पड़ता है आपका, जैसे कि एक कुन्नूर क्षेत्र भी पड़ता है, राइट, वहां पे आप देख सकते हो, ठीक। इसी में आप देख सकते हो जो रैनीगुट्टा क्षेत्र पड़ता है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है, कुन्नूर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और कुन्नूर में भी और भी क्षेत्र देखने को मिले हैं, और जैसे कि हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। जो कुन्नूर क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, ये आंध्र प्रदेश का जो कुन्नूर क्षेत्र है, यहाँ पे हड्डी की खोपड़ी मिली है, मतलब हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये किसका प्रयोग करते थे। यहाँ पे देखा जाए तो ये धीरे धीरे गर्त चूल्हों का भी शायद प्रयोग करने लगे थे, मतलब स्टार्टिंग में ही थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलती है। तो गर्त एक प्रकार चूल्हे हुआ करते थे, तो उनको मांस होते थे, तो ये चूल्हों की लकड़ियों से क्या करते थे, मांस को जला के भी खाने लगे थे धीरे धीरे। मतलब ये लास्ट का समय की बात है ना, स्टार्टिंग में तो नहीं था, धीरे धीरे जब विकास का क्रम गुजरता गया तो फिर ये धीरे धीरे क्या करने लगे, यही जो मांस को खाते थे इसे क्या है, चूल्हे में गर्त, एक मतलब गर्त जैसे गड्ढा खोद देते थे, उसमें पूरे क्या थे, लकड़ी भरते थे, उसी में ये क्या करते थे, लकड़ी भर के यूज करते थे, ठीक है। लेकिन अभी जानकारी ये हड्डी के जो उपकरण मिले हैं, तो एक्चुअली में देखा जाए तो हड्डी के उपकरण, यहाँ आग की तो खोज नहीं हुई थी, लेकिन ये थोड़ा विवादास्पद है, ठीक है। लेकिन जैसा हम बता रहे हैं आप समझ सकते हो, तो यहाँ हड्डी के उपकरण मिले हैं, जैसे कि ये क्या करते थे जब खा लेते थे। हो सकता है कि यहाँ थोड़ा विवाद है इन चीजों को लेकर, कि ये जो मांस खाते थे तो मांस में जो हड्डी बचती थी, तो वो हड्डी की जो जानकारी मिली थी उसके इन्होंने उपकरण बनाए थे। तो वो उपकरण जो थे, पहली बात तो जो आग की खोज है वो मध्य पाषाण काल में हुई थी, उच्च पाषाण काल में कोई जानकारी ऐसी नहीं मिलती है। तो हड्डी की जो इन्होंने क्या किए थे, जो उपकरण देखने को मिलते हैं, उपकरण बनाए थे, हड्डी के उपकरण बनाए हैं। तो हिरण के भी देखें, हिरण की जो सींग है, सींग में आपने रिंगनुमा जो मतलब कि उसको चिकना करके रिंगनुमा उनके छल्ले आभूषण भी बनाए हैं। तो ये हड्डी के उपकरण आप देख सकते हो, तो उनके हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। तो ये जो हड्डी के उपकरण थे, तो इन्होंने ये जानवर जो थे ये खा लेते थे, तो इस जानवर की जो हड्डी बचती थी उसका ये क्या करते थे, उपकरण बना लेते थे। तो ये कुन्नूर आंध्र प्रदेश क्षेत्र में मिलते हैं। और जो घोड़े घोड़े हिरण सॉरी जो हिरण है, हिरण हिरण की जो सींग हुआ करती थी,
तो सींग को घिस के ऊपर के जो गोल नुमा रिंग नुमा क्या निकाल लेते थे, इसकी आकृति यानी कि जो आभूषण बना लेते थे। ठीक, तो आभूषण का भी ये प्रयोग करने लगे थे। राइट, तो और भी देख सकते हो क्षेत्र जो रेनीगुट्टा है आंध्र प्रदेश का, वहां सर्वाधिक फलक मिले हैं, औजार मिले हैं, जैसे कि ये बेदनी, खुरचनी, ये भी हथियार कहाँ मिले हैं, रेनीगुट्टा क्षेत्र में मिले हैं, लिख सकते हो। रेनीगुट्टा, जो रेनीगुंटा क्षेत्र है, रेनीगुट्टा क्षेत्र में सबसे ज्यादा फलक के हथियार मिले हैं, क्योंकि ये फलक का प्रयोग करने लगे। फलक आप समझ सकते हो कि एक प्रकार का जो पत्थर होता है, उस पत्थर में जैसे कि जब तोड़ते हैं तो उसका इस प्रकार का कुछ भाग पतला निकल आता है, तो यही से जो हथियार बनाया करते थे तो उसे हम बोलते हैं फलकनुमा हथियार। तो इनसे क्या है, ये हथियार बनते थे, फलकनुमा हथियार हुआ करते थे। ये जिसमें आपने देखा पड़ा हो, बैदनी है, खुरचनी है, राइट, इसी में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ हैं, आप इनको समझ सकते हो। तो जैसे तक्षड़ी भी है, तो इनका आप क्या हुआ कि जैसे जैसे जो फलक हुआ करते थे, यानी फलक से जो पत्थर टूट जाते थे उनसे ही हथियार बनाते थे। तो ये हथियार कहाँ पाए गए हैं, रेनीगुट्टा जो क्षेत्र है, ये भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, वहां भी सबसे ज्यादा हथियार देखने को मिलते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा हथियार देखने को मिलते हैं इस क्षेत्र में। ओके, ये हथियार जो है, खुरचनी है, तक्षड़ी है, बेदनी है, इनका हथियार जो सबसे ज्यादा देखने को मिले आंध्र प्रदेश क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। राइट, तो आप समझ सकते हो कि उच्च पाषाण काल में भी ये जो चित्रकारी भी करते थे, नक्काशी करते थे, लेकिन धीरे धीरे और भी जब विकास करते रहे, धीरे धीरे और विकास करते रहे, तो फिर मध्य पाषाण काल के समय पीरियड आ जाता है। मध्य पाषाण काल में वैसे 10,000 से 8,000 का, राइट। अभी जो मैंने पढ़ाया जो उच्च पाषाण काल है 4,000 से 10,000 का, अब इसके आगे बढ़ते हैं 10,000 से 8,000 का। अब हम पढ़ते हैं दूसरा नंबर, मध्य पाषाण काल। जैसे पाषाण काल था, पाषाण काल, तो पाषाण काल के अंतर्गत 3 थे। उसमें था पुरा पाषाण काल, राइट, इसी में था मध्य पाषाण काल, और इसी में था नवपाषाण काल। तो अभी ये हमने तीनों समझ लिए हैं, ये वाले। इसके जो 3 भाग थे, उच्च पुरा पाषाण काल, इस नहीं सॉरी निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, कुछ नहीं है इसमें पुरा लग गया है, और उच्च पुरा पाषाण काल। तो इनको हमने तीनों को डिटेल से समझ लिया है। अब दूसरा नंबर का समझते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की अगर बात की जाए, मध्य पाषाण काल की अगर बात की जाए, तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, पहले इसका टाइम पीरियड लिख लेते हैं, 10,000 से 8,000 वर्ष, यानी कि ये ज्यादा लंबा नहीं रहा है, केवल 2,000 वर्ष तक का समय रहा है। तो 2,000 वर्ष में जो बदलाव हुआ, जो उन्होंने बदलाव किए अपने विकास के क्रम में, तो उन्होंने अपनी क्या क्या बदलाव किया, अपनी कोई सामाजिक व्यवस्था में बदलाव किया, क्या क्या संस्कृति में बदलाव किया, या इन्होंने कोई ऐसी मतलब अपनी निवास स्थान के लिए कुछ गुफाओं का प्रयोग किया। तो ये इसमें देखो अभी देखने को मिलता है, अगर किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो लेकिन इससे संबंधित देखा जाए तो कुछ उपकरण जरूर मिले हैं, जैसे विंध्याचल जो क्षेत्र पड़ता है, वहां पे विंध्य पर्वत जो क्षेत्र पड़ता है, वहां लघु उपकरण मध्य पाषाण काल को देखने को मिलते हैं, राइट। ये लघु उपकरण का प्रयोग करने लगे थे, ठीक है। लघु उपकरण का तो फलक जो नुमा हुआ करता थी वो भी एक प्रकार के लघु उपकरण ही थे। तो ये और लघु उपकरण का प्रयोग करने लगे थे, जिनको हम बोलते थे माइक्रोलेथ। जो माइक्रोलेथ हथियार हुआ करते थे, छोटे छोटे हथियार हुआ करते थे, इनका ये लघु उपकरण बोलते थे। इनका प्रयोग, इनकी अगर जानकारी देखा जाए तो विंध्य पर्वत देखने को मिलती है, जो विंध्य पर्वत है वहां देखने को मिलती है। और किसने जानकारी दी थी, ये दी थी कलाइल ने। जो कार्लाइल थे, इन्होंने जानकारी दी थी विंध्य पर्वत में जो छोटे छोटे उपकरण हुआ करते थे मध्य पाषाण काल के, ये देखने को मिलते हैं, जो माइक्रोलिथ नाम के थे। और ये देखे जाए तो 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर हुआ करते थे। ये जो उपकरण थे 1 सेंटीमीटर से, आप सोच सकते हो कितने छोटे होंगे, 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक के हथियारों का ये प्रयोग करते थे, छोटे छोटे। क्योंकि क्या होता था कि जानवर को तो जब जानकारी
मिली गई है कि ये हमको मार के खाते हैं या छोटे हथियारों का प्रयोग करते हैं, तो इनके पास ही नहीं आते थे, इनके पास ही नहीं आते थे। तो इस वजह से इन्हें जब अपनी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता थी भोजन की, राइट, जल की, तो ये भोजन की सबसे पहले इनकी फर्स्ट इनकी प्रायोरिटी हुआ करती थी। तो इसके लिए क्या करते थे, छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगे। जब छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगे, जैसे कि ताकि ये फेंक कर मार सकें, राइट, फेंक कर मार सकते थे। तो इसमें आपने देखा हो कि त्रिभुजा का, राइट, इसमें आपने देखा हो जो धनुष का प्रयोग हुआ होने लगा था। इसमें आप लिख सकते हो जो मध्य पाषाण काल है, इसके अंतर्गत औजार जो हुआ करते थे, त्रिभुजाकार, ओके, त्रिभुजाकार, इसी में चंद्राकार, चंद्राकार। तो त्रिभुजाकार में आप देख सकते हो कि जो तीर वगैरह का प्रयोग होने लगा था, तीर धनुष का प्रयोग करने लगे थे ये, क्योंकि इन्हें क्या करना था, जो जानवर हुआ करते थे इनको दूर से फेंक कर मार कर खाना था। तो इस वजह से ये इन तीर धनुष का भी प्रयोग करने लगे थे। ठीक, ये चंद्राकार का भी प्रयोग करने लगे थे। इस प्रकार का चंद्राकार का एक हथियार हुआ करता था, इस प्रकार का चंद्राकार का भी हथियार हुआ करता था। और जो त्रिभुजाकार तो इस प्रकार का हथियार हुआ करता था, राइट। जैसे जैसे राम, और जैसे कि जो राम प्रयोग करते थे, राइट, तो ऐसे हथियार का इनको ये भी प्रयोग करने लगे थे। तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने जो अपने विकास के क्रम में किस प्रकार से इन्होंने स्वयं को शरारत करने के लिए, वहां पे अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए निरंतर जब विकास के क्रम में ये गुजरते गए, तो ऐसी तकनीकों का प्रयोग करने लगे। प्रक्षेपात तकनीक जिसे बोलते हैं, जिसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे तीर कमान वगैरह एक प्रक्षेपात है। ठीक है, इनके समय में देखा जाए तो आग की भी खोज हुई। मध्यपाषाण काल में इन्होंने आग की भी खोज कर ली। साथ ही साथ देखा जाए तो इन्होंने जो हथियारों का प्रयोग किया है उसमें आप देख सकते हो जो औजार हुआ करते थे, चर्ट के, जिस्पर के, फिलस्ट के और स्पटे के। और देखा जाए तो कैल्डीसी, जो कैल्डेसी डोनी पत्थर था उसका भी ये यूज करने लगे थे। आप ले सकते हो जो इनके जो हथियार थे, ये औजार थे, ये औजार किसके किसके बनते थे, कैल्डी सोनी, कैल्डी कैल्डी रुको एक मिनट, कैल्डी नहीं है, इसको ऐसे लिख दो, कैल्सीडोनी। जो कैल्सीडोनी एक मतलब एक पत्थर हुआ करता था, इसका ये प्रयोग करने लगे थे। ठीक, स्फटिक का भी प्रयोग करते थे, स्फटिक पत्थर हुआ करता था, इसका भी ये प्रयोग करने लगे थे। साथ ही साथ देखा जाए तो फिलास्ट का, चर्ट का, जिस पर क्वार्टजाइट, इस इन पत्थरों का तो ये पहले से ही प्रयोग हुआ करता था। तो नए पत्थरों का ये स्फटिक और कैल्सीडोनी, इन्हें ऐसे हथियारों का भी मतलब ऐसे पत्थरों का भी ये हथियारों के रूप में यूज करने लगे। ठीक है, और भी आप देख सकते हो कि जैसे आपकी जैसी खोज हुई तो फिर चूल्हे भी देखने को मिलने लगे, जो गर्तनुमा चूल्हा हुआ करता था, जो जमीन में धस करके ये बनाते थे, जमीन को खोद के बनाते थे, राइट। क्योंकि ये उनको वहां पे देखा जाए जहां ये चूल्हे बने थे वहां हड्डियां भी देखने को मिली हैं। तो ऐसे कुछ क्षेत्र पाए गए हैं जहाँ पे हड्डियां देखने को मिली हैं। उसमें आप देख सकते हो लंगनाम गुजरात का एक क्षेत्र है, राइट, गुजरात का एक क्षेत्र है जहां देखने को मिलता है। एक मिनट, इसको हम, ठीक है, तो जो गर्त के चूल्हे देखने को मिले हैं, गर्त के जो चूल्हे पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं, गुजरात का एक क्षेत्र मिलता है लंगनाम। लंगनाम एक क्षेत्र है गुजरात के, वहां पे क्या पाए गए हैं, गर्त के चूल्हे पाए गए हैं, राइट। और भी देख सकते हो बागपत, यूपी में एक बागपत जिला है, वहां पे एक क्षेत्र पड़ता है सराय नहर। सराय नहर एक बागपत क्षेत्र है, बागपत है जो यूपी का एक जिला है, तो उस जिला में एक क्षेत्र पड़ता है सराय नहर। तो सराय नहर में सबसे ज्यादा देखे जाए तो गर्त के चूल्हे पाए गए हैं, सबसे ज्यादा गर्त के चूल्हे यहाँ देखने को मिलते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 8 गर्त के चूल्हे पाए गए हैं, 8 गर्त के चूल्हे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो एक क्षेत्र और आता है जिसमें हम बोलते हैं महादावा, राइट, महादावा, जो महादावा था, यहाँ भी गर्त के चूल्हे देखने को मिलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कहीं ना कहीं
जो आग की जब जैसे खोज हुई तो फिर अपने भोजन को क्या ये पका के खाने लगे, तो उसमें इन्होंने आग का यूज किया है। तो आग की तो खोज देख जैसे इन्होंने जैसे की है तो पत्थरों से ही की है, पत्थरों से पत्थर टकरा के इन्होंने की है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि इन्होंने जैसे गर्त के चूल्हे भी बनाए, वहां पे हड्डियां देखने को मिली हैं। राइट, तो ये कुछ हैं। और देख सकते हो कि सराय नहर में ही देखा जाए तो 37 कंकाल पाए गए हैं। राइट, जैसे कुछ डैमेज भी हो गए हैं। 37 कंकाल जो सरायनगर में पाए गए हैं, 37 कंकाल देखने को मिलते हैं सरायनगर में। इसमें से कुछ डैमेज भी हैं, यानी कि डैमेज का मतलब है उसमें हड्डियां हैं उनकी, तो कुछ क्रैक है, तो उस हिसाब के देखने को मिलते हैं, सरायनगर में पाए गए हैं। और भी यहाँ पे देखा जाए तो 4 शवों को एक साथ दफनाने के भी यहाँ पे जानकारी मिलती है सरायनगर में। 4 लोग एक साथ दफनाने की, 4 लोगों को एक साथ दफनाने की भी यहाँ जानकारी मिलती है सराय नहर में। और भी आप देख सकते हो जो 5 कब्र हैं वहां महादाय, राइट, जो महादावा है, ठीक है, इसका एक नाम और है महादाय। तो महादाय में भी देखा जाए तो 5 कब्र देखने को मिलती हैं, 5 कब्र देखने को मिलती हैं। ओके, इसी में देखा जाए तो युगल समाधान मिला है। युगल समाधान जो पूर्व से पश्चिम हुआ करता था, पूर्व से पश्चिम में हुआ करता था। ओके, यहाँ पे और जानकारी मिलती है तीन तीन शवों को दफनाने की। यहाँ पे यहाँ पे देखा जाए जो आ, सराहनगर है, राइट, सराहनगर है, तो यहाँ पे भी दफनाने की जो जानकारी मिलती है, तो इसमें देखा जाए तो मनुष्य यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाते थे। राइट, जबकि महादाय है यहाँ पे केवल पुरुष पुरुष या नारी नारी को दफनाया जाता था। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, आप याद रख लेना, ठीक है। और भी आप देख सकते हो पशुपालन प्रारंभ होने लगा था, लेकिन इनका पशुपालन जो था वो पहला कुत्ता था। पशुपालन पशुपालन में आप प्रारंभ कर दिया था इन्होंने, लेकिन पशुपालन देखा जाए तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं था। ठीक, ना ही कोई ऐसी कृषि और ना कोई पशुपालन दूध दूध के लिए नहीं था, लेकिन ये पशुपालन करने लगे थे जिसमें इन्होंने पहला कुत्ता था इसको पाला था। राइट, पहला एक ऐसा जानवर था जैसे कुत्ता। तो कुत्ता किसके लिए था? ये जानवरों को मार के देता था, ठीक है, छोटे छोटे जानवर थे उसे खा के मार के देता था, तो इसके लिए प्रयोग करने लगे थे, कुत्ता का प्रयोग करने लगा था। और भी देखे जाए तो हिरन सींग वाले आभूषण ज्यादा से ज्यादा बनने लगे थे। जो हिरन के जो सींग है, राइट, वहां पे गोल होते हैं, तो वहां पे जो सींग की क्या करते थे उसको घिसकर, उनकी सींग को घिसकर क्या करते थे, ये आभूषण का प्रयोग करने लगे थे। इस प्रकार आभूषण भी जानकारी मिल जाती है वहां से। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज है, तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये जानकारी इनको जुटाते गए, जैसे जैसे जानकारी इनके जैसे विकास करते गए उस अकॉर्डिंग इनकी जानकारी क्या है उतनी देखने को मिलती है। तो पशुपालन वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है, जैसे आदमगढ़ हुआ तो आदमगढ़ में जैसे होशंगाबाद एमपी है, बागोर क्षेत्र भी है, यहाँ देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये वृक्षारोपण भी करते थे, जिसमें आप जैसे डीडवाना राजस्थान का क्षेत्र है, तो पशुपालन का अगर देखा जाए तो आदमगढ़ में देखने को मिलता है। यूपी का क्षेत्र आदमगढ़ में है। ओके, बागौर क्षेत्र में देखने को मिलता है। और राजस्थान में अगर देखा जाए तो ये वृक्षारोपण पेड़ पौधों का ये रोपण करने लगे थे, वृक्षारोपण वृक्षारोपण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि किस इन्होंने धीरे धीरे अपने विकास की क्रम की अवस्था को कैसे डेवलप किया। ठीक है, तो इन्होंने जैसे अपने को और विकास करते गए तो एक आगे पाषाण काल आता है, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में ये ज्यादा से ज्यादा क्या करने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे, वहां कृषि भी ये विकसित करने लगे थे। तो कृषि में देखा जाए तो ये धीरे धीरे जौ की खेती करने लगे थे, राइट, उसी में चावल की खेती करने लगे थे। और भी खेती जैसे आप देख सकते हो कि मक्का हुआ, और भी दालें जैसे इनकी इन्होंने खेती प्रारंभ कर दी करनी। राइट, और भी आप देख सकते हो कि उसी में और भी जैसे ये करते थे, जैसे पशुपालन में उनका पशुपालन में आप देख सकते हो तो गाय, राइट, पालते थे। ठीक है, तो ऐसे कुछ ये जानवर पालते थे।
तो ये हमें नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। तो जब हम नवपाषाण काल कल पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही। हम मुझे उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। तो जो नवपाषाण काल है उसको हम लास्ट है, कल आपको डिटेल से समझा देंगे। ओके, चलिए।